दर्शकों में मौजूद लोगों ने अपने सिर पर हाथ रख लिए और उनके जबड़े सदमे से खुले रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ कुछ कौशलों से जियांग ने पांचवें परिवर्तन हत्यारे को हरा दिया था, और वह भी 9 पंखों का इस्तेमाल किए बिना। किसी को नहीं पता था कि हमारे लड़के ने कुछ पल पहले कौन सा कौशल इस्तेमाल किया था, और बस इतना ही पता था कि उसने न तो आकाशीय तलवार का इस्तेमाल किया था और न ही वज्र की शक्ति का। यह कुछ ऐसा था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। झाई शुआन यू के पिता ने अपना हाथ उसके मुंह के पास रखा और मुस्कुराते हुए गु कैशेन का मजाक उड़ाया कि उसने फिर से जल्दबाजी की, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने शिष्य को अच्छी तरह से नहीं जानते। गु कैशेन ने उलझन भरी नजरों से स्पष्ट किया कि वह अपने शिष्य को अच्छी तरह जानता था, लेकिन चिंता के कारण वह बहुत ज्यादा भ्रमित हो गया था। वह अंदर ही अंदर गुस्से में था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जियांग कितनी तरकीबें और आश्चर्य छिपा रहा था। हमारा लड़का वापस मंच पर गया और महान स्वप्नद्रष्टा ने उसे अंगूठा दिखाया और उसकी प्रशंसा की। गु कैशेन ने जियांग का अवलोकन करना शुरू किया और बूढ़े झाई से कहा कि वह वर्ग परिवर्तक नहीं है, इसलिए वह इस तरह की चीजों से ज्यादा परिचित नहीं है। वह जानता था कि बूढ़े झाई ने सब कुछ देख लिया है, इसलिए उसने पूछा कि जियांग चेंग ने हत्यारे के खिलाफ जो काला भाला इस्तेमाल किया था वह क्या था। बूढ़े झाई ने बताया कि अपने अनुभव के अनुसार उसे डर था कि यह एक प्रकार का अंधकारमय वर्ग था, और संभवतः यह दिव्य स्तर का था। यह सुनकर गु कैशेन सोचने लगा कि क्या जियांग चेन ने कोई नया वर्ग जागृत कर दिया है। 3 दिव्य स्तर के वर्ग होने के बावजूद वह नहीं जानता था कि एक तीसरी परिवर्तनकारी आत्मा 3 वर्गों का सामना कैसे कर सकती है। एक दयालु और गर्वित नजर से महान स्वप्नद्रष्टा ने जियांग की प्रशंसा की और बताया कि उसने इस युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। एक गंभीर भाव से हमारे लड़के ने कहा कि मुकाबला उतना प्रभावशाली नहीं था। उसने वादा किया कि अगली बार वह अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार में हरा देगा। कई जादूगर मंच पर चढ़े और अपनी शक्तियों का उपयोग करके पूरे स्टेडियम में कंफेद्दी बिखेर दी। यह देखकर लोग जियांग की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि वह स्वर्गीय आपदाओं का स्वामी और समुद्रों का राजा है। जियांग ने अपनी बाहें पीछे कर लीं और उसका ध्यान किसी पर केंद्रित हो गया। वह लुओ सैंडो और उसके पिता थे। लुओ सैंडो एक बक्सा पकड़े हुए थी और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसके पिता ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और मुस्कुराते हुए खुद को लुओ परिवार का मुखिया बताया। अपनी बेटी लुओ सैंडो के साथ वह स्वर्गीय आपदाओं का स्वामी और समुद्रों का राजा बनने के सम्मान में एक दिव्य तलवार देने आए थे। सोफे के पास खड़ा आदमी गुस्से से आंखें मूंदकर गुकैशिन के बगल में बैठे आदमी को घूरने लगा और कहने लगा कि सबसे पहले उपहार देने की होड़ में उससे प्रतिस्पर्धा करना उसकी ही गलती थी। अंत में लो सैंडो ने बढ़त बना ली। उलझे हुए भाव के साथ दूसरे आदमी ने कहा कि उसने तो सोचा भी नहीं था कि लुओ परिवार इतना साहसी होगा। जाई जुनियो के पिता बूढ़े गु को घूरने लगे और कहा कि उनसे बात करने की वजह से उन्होंने जियांग चेन को सबसे पहले उपहार देने का मौका भी गंवा दिया। गु कैशेन ने अपनी बाहें पार करके गंभीर नजरों से कहा कि इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं है। लुओ सैंडो ने वह बक्सा खोला जिसमें एक शक्तिशाली तलवार थी। उससे एक तीव्र आभा निकलने लगी, जिससे जियांग थोड़ा हैरान रह गया। उसने तलवार पकड़ ली और उसकी आभा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि यह तलवार उसे निगलने की कोशिश कर रही है। सभी चीजों का पितृवृक्ष प्रकट हुआ। जियांग ने तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखें दुष्टता से चमकने लगीं। हमारा लड़का कमजोर नहीं था, इसलिए उसने बूढ़े वृक्ष से तलवार की देखभाल करने को कहा।
पितृवृक्ष ने जियांग को तलवार चलाने में निपुणता हासिल करने में मदद की। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मुस्कुराते हुए उसने तलवार को कई बार जोर से घुमाया, यह स्पष्ट करते हुए कि अब से वह इसका मालिक होगा। यह देखकर कि जियांग तलवार पर महारत हासिल कर चुका है, लुओ बंदो की आंखें आश्चर्य से भर आईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तलवार ने उसे अपना मालिक स्वीकार कर लिया है। लुओ सैंडो की आंखें खुशी से चमकने लगीं। मुस्कुराते हुए उसने अपने पिता से कहा कि जियांग प्रभावशाली है। लुओ बंदो को एहसास हुआ कि यह उपहार वाकई जियांग के लिए सबसे उपयुक्त था, यह सोचकर कि उसकी बेटी निस्संदेह अपने दामाद को दुनिया में किसी से भी बेहतर समझती है। यह सुनकर वह शर्मा गई और अपने पिता से बकवास न करने को कहा। लुओ बंदो ने अपना हाथ बढ़ाया और बताया कि इस तलवार का नाम तियानजुई है, जो महान जिया के दिव्य हथियारों की सूची में चौथे स्तर का 11वां स्थान रखता है। यह तलवार हथियारों में सबसे भयंकर जानवरों में से एक थी। जब तियानजुई को छोड़ा गया तो उसे बदले में एक जान लेनी पड़ी, वरना वह अपने मालिक के खिलाफ हो जाता और उन्हें नुकसान पहुंचाता। यह सुनकर जियांग की आंखें जिज्ञासा से भर आईं। वह चुपचाप हथियार का निरीक्षण करने लगा। लुओ बंदो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खांसने लगा, जिससे पता चला कि उसने यह तलवार गु कैशेन को तब दी थी जब उसे दिव्य तलवार का ताज पहनाया गया था। यह सुनकर गु कैशेन भी खांसने लगा। उसका चेहरा पसीने से तर था। लुओ बांडो ने बताया कि उस समय जियांग के गुरु को यह तलवार ज्यादा पसंद नहीं थी। घबराई हुई नजरों से महान स्वप्नदर्शी ने हमारे लड़के को समझाया कि गु कैशेन तलवार पाकर बहुत उत्साहित था, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया और लगभग उसकी मार से निगल ही गया। जियांग की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उस तलवार पर महारत हासिल कर ली है जो उसके गुरु नहीं कर पाए थे। सबका ध्यान गु कैशेन पर था। यह महसूस करते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और शर्माने से खुद को नहीं रोक पाया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि एक शिष्य का गुरु से ज्यादा शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। उसने उनका मजाक भी उड़ाया और कहा कि वे डरपोक आंखों वाले मूर्ख इस जीवन में उसके जैसा शिष्य कभी नहीं पाएंगे। भ्रमित नजरों से बूढ़े जी ने पूछा कि क्या गु कैशेन परेशान है। मुहेनक्यू, जो एक बक्सा पकड़े हुए थी, अपने दादा के साथ मंच पर गई। लोगों को एहसास हुआ कि वह ग्रेट जिया के दक्षिणी युद्ध क्षेत्र का ताज पहनाया हुआ राजा म्यू हेनान था। वह स्वर्गीय आपदाओं के स्वामी और समुद्रों के राजा को श्रद्धांजलि स्वरूप समुद्र देवता का एक मोती भेंट करने आया था। समुद्र देवता का मोती देखकर लोग दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि म्यू परिवार ने इसमें भारी निवेश किया था, क्योंकि यह खजाना जियांग नान की दक्षिणी सेना द्वारा 30 साल पहले समुद्र से लूटा गया था, एक जल खजाना। इसके अंदर एक पूरे समुद्र का स्रोत था और अगर इसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए तो यह एक विशाल महासागर को भर सकता था या किसी पर प्रहार करने के लिए ईंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। हमारे लड़के ने डिब्बा लिया और घबराए हुए भाव से उन्हें धन्यवाद दिया। म्यू हेनक्यू शर्माने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मुस्कुराते हुए अपने दादाजी को धन्यवाद दिया। म्यू हेनान ने उसकी पीठ पर हल्के से थपथपाया और प्रसन्न भाव से कहा कि जियांग बहुत विनम्र है और वे परिवार के सदस्य हैं। तभी तांग येन और उसके पिता भी एक उपहार लेकर मंच पर आ गए। पिता ने म्यू हेनान को उपहार देने के बाद मंच से जाने को कहा। महाजिया के दक्षिणी युद्ध क्षेत्र के ताजपोश राजा तांग वांगचुआन ने श्रद्धांजलि के रूप में 3/8वें परिवर्तन वाले राक्षसी गोले अर्पित करने का फैसला किया। कैक्यून्यू और उसके पिता भी मंच पर आए। महाजिया के युद्ध क्षेत्र के सेनापति झाई होंग्यान ने जियांग को देवता और दानव के रक्त की 20 बूंदें देने का फैसला किया। झाई ओ की जमीन की ओर देखने लगा
और उदास हो गया क्योंकि वे रात्रि प्रहरी बहुत गरीब थे और उनके पास उड़ान भरने के लिए कुछ भी नहीं था। दुआन फेंग ने एक गंभीर भाव से स्पष्ट किया कि न केवल उनके पास कुछ भी नहीं था, बल्कि कभी-कभी उन्हें गुजारा करने के लिए जियांग चेन पर भी निर्भर रहना पड़ता था। झाई गैंग खड़ा हुआ, अपनी मुट्ठी भींची और गंभीर नजरों से स्वीकार किया कि वे गरीब हैं, लेकिन यह भी बताया कि उनके पास कुछ मूल्यवान चीज जरूर है जो वे नन्हे जियांग को उपहार के रूप में दे सकते हैं। वह जियांग के पास गया और खुशी से चमकती आंखों में उसने अपनी मुट्ठी खोली, जिससे एक औषधि निकली। मुस्कुराते हुए रात भर जागने के बाद उसने हमारे लड़के को आस्था के स्रोत से एक धागा दिया। जियांग का ध्यान उस पर केंद्रित था और वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उलझन भरे भाव से होंगयाओ ने अपने स्वामी से पूछा कि क्या उन्हें यह उपहार थोड़ा खाली नहीं लगता। डू कैक्सिन की आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। उसने समझाया कि इस तरह की चीजों का वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि आस्था सबसे शुद्ध, सबसे प्रबल और निस्वार्थ होती है। उसके अनुसार उपहार सस्ता भी हो सकता है, जिससे वह और भी मूल्यवान हो जाता है। जियांग ने बोतल ली और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसका शरीर कांपने लगा। झाई गैंग ने बताया कि इस आस्था के सूत्र ने कुजियांग शहर के 8 लाख से ज्यादा निवासियों को एक साथ लाया था। यह एक राष्ट्र को हिला देने वाले प्रबल प्रहार को झेलने में सक्षम था। जियांग ने झाई गैंग को गले लगाया, यह समझते हुए कि वह इन दिनों इतना व्यस्त क्यों था। वह यह उपहार गुप्त रूप से तैयार कर रहा था। झाई गैंग ने बताया कि जल्द ही वे भूमिगत गुफा में जाएंगे और यह जियांग चेन के लिए उसका आखिरी उपहार भी था। डू कैक्सिन और होंगयाओ भी मंच पर आए। गंभीर दृष्टि से डू कैक्सिन ने हमारे लड़के को एक ताबीज दिया। आज जियांग का बड़ा दिन था और उसके बेकार मालिक और मालकिन होने के नाते उन्हें उसके साथ जश्न मनाना था। स्वर्ग को चीरने वाला यह ताबीज उन्होंने स्वर्ग की तलवार के सार का उपयोग करके सक्रिय होने पर गढ़ा था। यह एक राष्ट्र को गिराने वाले प्रहार को झेल सकता था, हालांकि इसमें केवल एक बार सहने की शक्ति थी। निर्णायक क्षण में यह वही हो सकता था जिसकी जियांग को जरूरत थी। जियांग ने ताबीज लेने के लिए हाथ बढ़ाया और होंगयाओ मुस्कुराने लगा। हमारे लड़के ने ताबीज पकड़ लिया और पूछा कि क्या वह इससे जो चाहे कर सकता है। डू कैक्सिन ने हाँ कह दिया क्योंकि अब से यह उसका है। जियांग ने झाई गैंग को ताबीज दिया, उसके सामने सिर झुकाया और क्योंकि वह जानता था कि वे एक गुफा में जा रहे हैं, उसने उससे ताबीज अपने साथ ले जाने को कहा। यह देखकर झाई गैंग उलझन में पड़ गया, जबकि दूसरी ओर डू कैक्सिन को आश्चर्य हुआ। जियांग को दूसरों को कम आंकने के लिए मूर्ख कहा जाता था और लोग उसे घमंडी और मनमौजी समझते थे, लेकिन झाई गैंग और अन्य लोगों के अलावा उसका कोई और परिवार नहीं था। छठे परिवर्तन तक पहुंचने से पहले युद्ध के देवता उसे अपने साथ जाने की अनुमति नहीं देने वाले थे। उन्हें गुफा में ले जाया गया, इसलिए वह यह जाने बिना चैन से नहीं रह सकता था कि झाई गैंग और बाकी लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है या नहीं। झाई गैंग ने जियांग के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर नजरों से जियांग की हर बात मानने का फैसला किया। उसने उसे वचन दिया और वादा किया कि भविष्य में वे उसके साथ मजबूत योद्धाओं की तरह लड़ेंगे, और उससे कहा कि कृपया विश्वास के स्रोत से धागा स्वीकार कर ले। हमारे लड़के ने एक डिब्बा निकाला जिसमें उसे मिले सभी उपहार थे। मुस्कुराते हुए उसने बताया कि ये उसके परिवार के हैं। डिब्बे में जियांग के पिछले उपकरण और उसे मिले उपहार थे। उसने उन्हें झाई गैंग को देने का फैसला किया ताकि वह उन्हें नाइट वॉच के दूसरे सदस्यों में बांट सके। झाई गैंग घबरा गया और यह देखकर हमारे लड़के ने उससे विनम्रता न दिखाते हुए यह उपहार स्वीकार करने को कहा।
भ्रमित नजरों से झाई गैंग ने स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने कहा था कि आज वह जियांग और उसकी हर बात मानेगा। आंटी टैंग और बाकी लोग रोने से खुद को नहीं रोक पाए। उसे दुख हुआ क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें हमेशा जियांग चेन का फायदा क्यों उठाना पड़ता था। दुआन फेंग ने साफ कर दिया कि वे एक परिवार हैं और उन्हें अजनबियों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। जियांग का परिवार बनने के लिए उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और मजबूत बनना होगा। उसी समय आसमान में एक अजीब सी लाल दरार दिखाई दी। सबका ध्यान उस पर लगा हुआ था, मानो कोई और हत्यारा आ गया हो। उस दरार से एक आदमी और एक शक्तिशाली अजगर निकला। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि झाई लिंगक्यू था। मुस्कुराते हुए उसने अपने अंगूठे से अजगर की ओर इशारा किया। वह अजगर के सिर पर चढ़ गया और बताया कि यह अजगर एक 9वें स्तर का राक्षसी जानवर उसका उपहार था। सबका ध्यान उस शक्तिशाली अजगर पर लगा हुआ था। हमारे लड़के के अनुसार झाई लिंगक्यू का उपहार बहुत अच्छा था। चूंकि वह इतना खतरनाक जानवर था, इसलिए वह नन्हे नौ और बाकियों के लिए एकदम सही भोजन था। पिछली बार जब से उन्होंने प्रजनन किया था, जियांग के लिए उन्हें अच्छी तरह से खिलाना बहुत मुश्किल हो गया था। हुआंग याओ ने अपनी उंगली से ड्रैगन की ओर इशारा किया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके अनुसार यह उम्मीद की जा रही थी कि झाई लिंगक्यू जियांग को इतना अद्भुत उपहार देगा। उसने अपने गुरु से पूछा कि वे कब उनके जैसे प्रभावशाली दिख सकेंगे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी अभ्यास जारी रखने की जरूरत है। झाई लिंगक्यू ने अपनी तलवार उठाई और जब वह चमक रही थी तो उसने स्पष्ट कर दिया कि महान जी के आगमन की ज्वाला कभी बुझने वाली नहीं है। यह सुनकर सभी ने अपनी मुट्ठियां उठाईं और जियांग का नाम पुकारने लगे। भूमिगत गुफा की स्थानिक अराजकता में 4 शक्तिशाली प्राणी एकत्रित हुए और एक द्वार का निरीक्षण करने लगे। सभी ने यह समाचार सुना था कि महान जी के ग्रह पर 9 मियास्मा पंखों वाले लाखों जीवों का जन्म हुआ है। हालांकि पिछली बार प्राचीन ईश्वर के चर्च के 10वें आसन ने प्राचीन देवताओं की शक्ति का उपयोग लाखों जीवों का सफाया करने के लिए किया था, फिर भी यह एक ऐसा खतरा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आश्चर्यजनक रूप से जियांग शुआनजी ने देव हत्यारों की सेना को भूमिगत गुफा में ले जाकर 13 राक्षसी नगरों का नरसंहार किया था। यदि उनके प्राचीन राक्षसी पूर्वजों ने भय और शक्ति का संचार करने के लिए हस्तक्षेप न किया होता तो वे अब गंभीर खतरे में होते। उनमें से एक राक्षस राजा झाई लिंगक्यू भी थे। प्राचीन राक्षस जाति से उन्होंने गहरी निगाहों से अपना हाथ बढ़ाया और बताया कि महान जी में एक पुरानी कहावत है, यदि होंठ खो जाए तो दांत ठंडे पड़ जाते हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी जातियां मिलकर महान जी को मिटा दें। विशाल सिर वाला वह बूढ़ा अमर ज्येष्ठ युनक्सियु था। प्राचीन अमर जाति से उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाना शुरू किया और स्पष्ट कर दिया कि उनकी जाति इस तरह के मामले में शामिल नहीं होने वाली है। उनके अनुसार राक्षसों का नरसंहार उनकी अपनी गलती थी। उनका व्यक्तिगत विचार था कि महान जी काफी अच्छे थे। उनके लोग विनम्र और सम्माननीय थे। अगर उन पर हमला न किया जाता तो वे हमला नहीं करते। इसके अलावा उनकी जाति 400 साल पहले ही मनुष्यों के साथ गठबंधन कर चुकी थी, इसलिए वे अपना वचन नहीं तोड़ सकते थे। क्रोधित भाव से झाई लिंगक्यू ने बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उससे बकवास बंद करने को कहा, क्योंकि गुफा में सभी लोग अमर जाति की योजनाओं के बारे में जानते थे। उनके अनुसार मनुष्यों के साथ उनका गठबंधन केवल षड्यंत्र और झूठ था। पिछले 400 वर्षों से वे 3 विदेशी द्वीपों का समर्थन इस उम्मीद में कर रहे थे कि वे महान जी को जीत लेंगे। वे पूरे ग्रह पर कब्जा करना चाहते थे,
लेकिन झाई लिंगक्यू ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी योजना सफल नहीं होने वाली। बूढ़े युनश्यू ने कहा कि झाई लिंगक्यू की बातों का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उन्होंने आज आने की बात मान ली थी। यह अमर जाति की ओर से पहले से ही एक बड़ा उपकार था। झाई लिंगक्यू ने तर्क दिया कि प्राचीन जातियों में से किसी ने भी अमर जाति पर ध्यान नहीं दिया। ड्रैगन जाति के ड्रैगन देवता जुआनकांग ने बातचीत में हस्तक्षेप किया और पूछा कि अगर वे सभी एक संभावित गठबंधन के बारे में बात करने आए थे तो वे आपस में क्यों लड़ रहे थे। महान जी को खत्म करना ऐसी बात नहीं थी जिस पर ड्रैगन जाति सहमत थी, लेकिन किसी को तो करना ही था। पहले आगे बढ़ो। गुफाओं के अंदर ग्रेट जी के पास केवल 3 बड़े शहर थे, टेयरिंग स्टार का, लालची भेड़िए का और 7 हत्यारों का। उन्हें नष्ट करना आसान था, लेकिन एक बार जब वे गुफा से निकलकर ग्रेट जी के मुख्य मुख्यालय पहुंच जाते तो उन्हें ग्रेट ड्रीमर का सामना करना पड़ता। वह परिवर्तन के युग से अस्तित्व में थी और एक सर्वोच्च स्तर की परिवर्तनकारी शक्ति थी। अगर वह ग्रेट जी से 100 अरब लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त और प्रवाहित कर देती तो उसकी शक्ति की तुलना किसी पूर्वज देवता से की जा सकती थी। अगर वे अभी सीधे हमला करते तो कम से कम वे सैकड़ों स्तर 9 योद्धाओं को खो देते और गुफा जातियों में से कोई भी इस कीमत को सहन नहीं कर सकता था। उन्होंने बताया कि राक्षसी जाति के पास कई शक्तिशाली योद्धा थे और सुझाव दिया कि वे पहले आगे बढ़े और ड्रैगन जाति पीछे की ओर जा सकती है। राक्षसी जाति के राक्षस राजा ज्यूई ने समझाया कि चूंकि स्वर्ग के मार्ग ने सभी जातियों के स्तर 9 या उससे ऊपर के सभी प्राणियों को बंद कर दिया है, इसलिए जो कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा उसे स्वर्ग द्वारा ही नष्ट कर दिया जाएगा। उसके अनुसार इस समय आत्मघाती हमला करना प्यास बुझाने के लिए जहर पीने से अलग नहीं होगा। उसने बताया कि 10वें स्तर की मुहर पहले ही आधी खुल चुकी है और आधे साल से भी कम समय में यह पूरी तरह से खुल जाएगी और जब वह क्षण आएगा तो 10 महान जातियों के प्राचीन प्राणी अपने सभी स्तर 10 योद्धाओं को आसानी से मुक्त कर सकेंगे। जुई ने अपना हाथ बढ़ाया और बताया कि दक्षिया में केवल 3 9वें स्तर के साधक हैं और उन सभी को अगले स्तर तक पहुंचने के लिए अभी समय चाहिए। वह हमला करने का सबसे सही समय होगा। बूढ़े युनक्सू ने सिर हिलाया और चैलिंग को समझाया कि राक्षसी जाति की लापरवाही की कीमत कोई भी चुकाने को तैयार नहीं है। भोर से ठीक पहले मरने की तो बात ही छोड़ दें। जू और कांग भी सहमत हो गए क्योंकि अगले कुछ महीनों में वे मूल योजना पर काम जारी रख सकते थे। उन्हें दाक्सिया को धीरे धीरे कमजोर करने के लिए बाहरी मानव शक्तियों का सहारा लेना था। उसे बस यही डर था कि देरसबेर उन्हें इसका पछतावा होगा। द्वार पर जियांग दिखाई देने लगा। वे जानते थे कि 3 रूपों वाले एक साधारण योद्धा से डरना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी राक्षसी जाति ने पहले ही कई देशों के सबसे शक्तिशाली हत्यारों को रिश्वत दे दी थी और उन्हें भरोसा था कि एक साथ मिलकर वे जियांग चेन को जल्द ही खत्म कर सकते हैं। और अगर वे असफल भी हो जाते तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 3 विदेशी द्वीपों और दाक्सिया के बीच महान तियान्युआन टूर्नामेंट 3 महीने में शुरू होने वाला था। इसके अलावा उन्होंने मूल समुद्री जाति को पहले ही ड्रैगन रक्त प्रदान कर दिया था। जू और कांग की आंखें दुष्टता से चमकने लगीं और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जानता था कि तब तक समुद्री जाति का ड्रैगन कौतुक भी भाग लेने वाला था और पूरी तैयारी के साथ जियांग चेन निस्संदेह मरने वाला था। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो